जैसे यहाँ पे अपन अब देख रहे हैं कि सैंड जो है, सैंड जैसे हाथ में जो लिया हुआ है, इस तरह के जो पार्टिकल को अपन सैंड कह रहे हैं। सैंड का मतलब जो बड़ा जो पार्टिकल उसको हम सैंड नहीं कहते हैं, क्योंकि 2 मिलीमीटर से उसका साइज़ ज़्यादा होता है। इस पार्टिकल को हम मतलब सॉइल में जो सबसे बड़ा जो पार्टिकल है वो इस साइज़ का होता है। तो सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट बिग, मतलब सॉइल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये बड़ा होता है। द पोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन सैंडी सॉइल आर आल्सो क्वाइट लार्ज। अब इसके बीच का जो पोर स्पेस है, अब यहाँ पे देखिए कि इनके बीच में ये सब अलग अलग हैं, तो इनके बीच का पोर स्पेस भी आपका ज़्यादा होगा। जबकि क्ले में क्या है, वो आपस में जुड़े होते हैं तो उनके बीच का पोर स्पेस इसमें भी होगा, लेकिन उसका पोर स्पेस आपका कम होगा, तो पोर स्पेस इसमें ज़्यादा होगा, क्वाइट लार्ज। दिस अलाउ वाटर टू ड्रेन क्विकली। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि यदि उनके बीच में पोर स्पेस ज़्यादा है, तो पोर स्पेस ज़्यादा होगा तो भाई पानी डालेंगे तो पानी कहाँ जाता है, पोर में जाता है, पोर स्पेस में। तो पोर स्पेस में जाके एक नली, एक चैनल बना लेगा और सीधे क्या है, तेज़ी से ड्रेन हो जाएगा। मतलब सैंडी सॉइल में जो पानी है इसी वजह से नहीं रुकता कि वो पोर स्पेस के माध्यम से पानी क्या करता है, एक रास्ता बना लेता है अपना, और वो तेज़ी से उससे निकलने का तरीका ढूंढ लेता है। दिस अलाउ वाटर टू ड्रेन क्विकली। अब वाटर तेज़ी से ड्रेन होगा तो उसकी जगह क्या है, एंड एयर टू एंटर द सॉइल, एयर उसकी जगह आ जाएगा। सैंडी सॉइल टेंड नॉट टू गेट वाटर लॉक्ड इन विंटर। अब सैंडी सॉइल में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये विंटर के टाइम में, जबकि चूँकि वाटर का वो नहीं होता, तो इसमें जल्दी से वाटर लॉक्ड नहीं होती या वाटर, क्योंकि भाई तेज़ी से सैंडी सॉइल में क्या है, पानी आप डालोगे तो रुकना है नहीं, तो रुकेगा नहीं तो क्या सीधे नीचे चला जाएगा, तो नीचे हो जाएगा, तो उसमें वाटर लॉक की कंडीशन नहीं आती। लेकिन इसमें दिक्कत ये होता है कि ये ड्रॉट वाली पोजीशन में, आपके समर के ड्यूरेशन में आपको ड्रॉट वाली पोजीशन भी इसमें दिखाई देगी। तो भाई सिंपल सी बात है, आपने पानी डाला, अब उसमें रुकेगा नहीं, तो जब रुकेगा नहीं तो गर्मियों के दिन में क्या होगा, पानी उसमें अवेलेबल है नहीं, तो उस केस में जितना भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो यदि ड्राई हो जाता है तो मृदा में आपका क्या हो जाएगा, सूखे वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए सैंडी सॉइल में सूखा जो है वो आपका ज़्यादा दिखाई देगा। क्ले में आपको सूखे की स्थिति वैसे नहीं आएगी, क्योंकि क्ले क्या है, एक तरह का वाटर टैंक अपने अंदर निर्मित करके रखता है और धीरे धीरे पानी को क्या करता है, रिलीज़ करता है। उसमें एक तरह का वाटर टैंक ऑलरेडी बना होता है। इसीलिए देखिएगा छत्तीसगढ़ में जो काला जो सॉइल होता है या कन्हार मृदा होता है, जिसमें अपन धान को ये करते हैं, बोते हैं, तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। आपने एक बार पानी का उसमें व्यवस्था कर दिया तो पानी काफ़ी समय तक, लंबे समय तक उसमें स्टोर होके रहता है। लेकिन इसके अपोजिट सैंडी सॉइल में आपने दिया तो वो उस समय तो काम आएगा, लेकिन 2-4 दिन बाद वो प्लांट के किसी भी काम नहीं आता। तो ऐसे मृदा में आपका ड्रॉट होने की कंडीशन ज़्यादा रहती है। सब नेक्स्ट, फिर दूसरा आता है आपका सिल्ट। सिल्ट जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह का जो कण होता है, छोटा छोटा भुरभुरा सा, वो आपका सिल्ट कहलाता है। सिल्ट को भी आप नेकेड आई से एक तरह से देख सकते हैं, क्ले को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्ले जो है जब जुड़ा हुआ रहेगा तभी आप उसको देख सकते हैं। तो सिल्ट पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, है ना, फॉर अस टू सी विद आवर आइज। इसको भी आप मतलब पूरी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन इसके भी आप कहना चाहिए कि आपका जो कलेक्टिव फॉर्म है या क्यूमुलेटिव फॉर्म है उसको आप इसको देख सकते हैं। सिल्ट सॉइल्स हैव मच स्मॉलर पोर स्पेस बट अ लॉट मोर ऑफ देम। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा कि इसका जो पोर स्पेस आपका कम होता है, पोर स्पेस इसमें कम होंगे, लेकिन उसकी संख्या जो है आपकी बहुत ज़्यादा होगी। पोर स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे, लेकिन पोर स्पेस की संख्या उसमें आपको बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। तो सैंड की अपेक्षा देखेंगे तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो सिल्ट की ज़्यादा होगी, जबकि क्ले की अपेक्षा ये कम होगी, क्योंकि क्ले में क्या है, पोर स्पेस आपका ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा की संख्या में और ज़्यादा वॉल्यूम में पोर स्पेस उसमें पाया जाएगा। नेक्स्ट सर, फिर आता है एग्रीकल्चर के हिसाब से सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हम आसपास देखते हैं वो क्ले पार्टिकल होता है। क्ले पार्टिकल आर स्मॉलर देन द 0.002 मिलीमीटर इन डायमीटर। क्ले सॉइल आर पुअरली ड्रेन्ड। पुअरली ड्रेन्ड मतलब इसमें ड्रेनेज आपका नहीं हो पाता। एक सिंपल सी बात समझिए कि भाई सैंडी सॉइल में ड्रेनेज की कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि सैंडी सॉइल में आपने पानी दिया और पानी सीधे नीचे क्या होता है कि पानी निथर के नीचे चला जाएगा। लेकिन क्ले सॉइल क्या है, क्ले सॉइल में आपने थोड़ा भी ज़्यादा पानी दिया तो क्ले सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो क्या करता है कि पूरा एक तरह का मिट्टी के अंदर ही एक छोटा छोटा, ऐसा इमेजिन करिए कि छोटा छोटा उसने वाटर टैंक बना रखा है, बहुत छोटा छोटा उसने वाटर टैंक बना रखा है। अब वो वाटर टैंक जैसे ही क्या होगा, फिलअप होगा या पानी से भरेगा, तो वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन उसमें आ जाएगी। तो
ड्रेनेज की इसमें हमेशा समस्या रहेगी, मतलब आपका इसमें पानी भराव की हमेशा स्थिति तैयार रहेगी। आपने ज़्यादा पानी दिया तो तुरंत इसमें क्या है, पानी भरेगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रेनेज की अलग से व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। तो क्ले सॉइल्स आर पुअरली ड्रेन्ड, पुअरली ड्रेन मतलब इसमें ड्रेनेज का व्यवस्था करना पड़ेगा। एंड होल्ड ऑन टू द वाटर इन देयर पोर स्पेसेस, और वाटर को क्या करता है, पोर स्पेसेस के अंदर वो उसको होल्ड करके रखता है फॉर मच लॉन्गर, हाँ ज़्यादा टाइम तक उसको स्टोर करके रखता है। हाउ एवर दे कैन बिकम वेरी हार्ड इफ दे ड्राई आउट, हाँ इसके अपोजिट यदि वाटर जो है उससे निकल जाता है या वाटर क्या करते हैं, मतलब वो ड्राई हो जाता है, तो उस केस में इस तरह का जो सॉइल रहेगा जिसमें क्ले ज़्यादा होगा वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा। जबकि सैंडी सॉइल में इस तरह की चीज़ नहीं पाई जाएगी। सैंडी सॉइल में वो सूख भी गया तो उसमें एक नरमपन जो है वो बना रहेगा, वो हार्ड नहीं होगा। जबकि इसमें क्या होगा, क्ले जो पार्टिकल है उसमें यदि वाटर ड्राई हो गया तो वो हार्ड हो जाएगा। जैसे आपने क्ले जो देखा है, या गणेश की जो अपन मूर्ति बनाते हैं, भाई गणेश की मूर्ति जब बनाएंगे और उसको जब अपन सुखा देते हैं तो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, वो हार्ड होता है तभी वो इस तरह का स्ट्रक्चर लेके आता है। तो क्ले में इस तरह की प्रॉपर्टी पाई जाएगी, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी हाई होगी, लेकिन जब वो ड्राई होगा तो हार्ड भी हो जाएगा। नेक्स्ट सर, अब इसका क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं, यूएसडीए क्लासिफिकेशन या यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सॉइल सेपरेट्स जो है, सेपरेट्स क्या है, अलग अलग ग्रुप है ना, अलग अलग ग्रुप है। तो इसमें हमने इसको 6 तरह से हमने इसको डिवाइड किया है, 6 नहीं 7 तरीके से अपन ने क्या किया, इसको डिवाइड किया है। और उसका पार्टिकल डायमीटर का साइज़ आपका mm में ये है। अब इसमें क्या किया है, मैंने जैसे आपको बताया कि सैंड हो गया आपका एक पार्ट हो गया, सॉरी सैंड आपका ये हो गया, दूसरा पार्ट आपका सिल्ट हो गया और तीसरा पार्ट आपका क्ले हो गया। तो इसने क्या किया है कि इन 7 क्लासेस में सिल्ट और क्ले को तो एक एक क्लास में ही रखा है, लेकिन सैंड को इसने 5 पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया है। तो पहला आपका सॉइल सेपरेट है वेरी कोर्स सैंड, या जो वृहद जो सैंड होता है या मोटा सैंड होता है। तो 2 mm से 1 mm का जो साइज़ होगा वो आपका वृहद सैंड का कहलाएगा, या सबसे मोटा जो पार्टिकल है या मृदा का सबसे जो मोटा कण होता है वो आपका वेरी कोर्स सैंड होता है। पहला क्लास में आपका ये है। फिर दूसरा आता है आपका कोर्स सैंड। तो कोर्स सैंड आपका क्या हो जाएगा, 1 से हाफ इसको मान के चलिए। फिर आपका मीडियम सैंड आपका 0.5 से 0.25। जैसे इसको याद करने का एक तरीका है कि कुछ आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आप इसको आधा करिए, 2 का आधा आपका 1 हो जाएगा, तो 2 से 1, फिर 1 का आधा आपका 0.5 हो जाएगा, फिर 0.5 का आधा आपका 0.25 हो जाएगा। फिर आपका फाइन सैंड जो अपन बोलते हैं वो 0.25 से 0.1 जो है वो आपका क्या है, फाइन सैंड कहलाएगा। फिर आपका 5वां जो है वेरी फाइन सैंड, जो सबसे छोटा जो कण होता है सैंड का वो आपका वेरी फाइन सैंड के अंतर्गत आएगा, और ये आपका 0.1 से 0.05 के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने सैंड को डिस्क्राइब किया था 0.5 से लेके 2 मिलीमीटर के साइज़ का जो कण है, मृदा कण है, उसको हम सैंड के अंतर्गत क्लासीफाई करते हैं। फिर सैंड को अपन 5 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करते हैं। फिर सिल्ट में आपका सेम है 0.5 से 0.002, और क्ले में आपका उससे भी छोटा 0.002 से भी छोटा आपका क्ले पार्टिकल रहेगा। तो ये क्लासिफिकेशन याद रखिएगा कि 7 क्लास में डिवाइड किया गया है, ये यूएसडीए के द्वारा है। ऐसा एग्जाम में आपको पूछ सकता है, ISSS का पूछ सकता है या फिर यूएसडीए का पूछ सकता है। यूएसडीए के हिसाब से कोर्स सैंड का साइज क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है। नेक्स्ट सर, अब आता है इंटरनेशनल सॉइल साइंस सोसाइटी, इंटरनेशनल सॉइल साइंस सोसाइटी। इसके द्वारा भी क्या किया गया है कि पार्टिकल साइज को क्लासिफाई किया गया है। ये थोड़ा सा इजी क्लासिफिकेशन है, इसमें केवल 5 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, तो 4 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये हो गया आपका सेपरेट हो गया, और ये पार्टिकल का साइज हो गया। तो इसमें सैंड को केवल 2 ही पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें जैसे 5 पार्ट में डिवाइड किया था, तो 5 की जगह इसने क्या किया है, इसको केवल 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मोटा सैंड हो गया और फाइन सैंड हो गया, और उसके बाद सिल्ट और क्ले आपका सेम है। तो इसमें भी सिंपल है आपका। इसमें क्लास जो इसका साइज़ जो है इसको ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। 2 मिलीमीटर से लेके 0.02 मिलीमीटर तक का साइज़ जो है वो आपका कोर सैंड कहलाएगा।
मतलब 2 मिलीमीटर से लेके 0.2 मिलीमीटर तक, या कहना चाहिए कि 0.2 मिलीमीटर से लेके 2 मिलीमीटर तक का जो साइज़ होगा वो आपका कोर्स सैंड कहलाएगा। फिर आपका 0.02 मिलीमीटर से लेके 0.2 मिलीमीटर का साइज़ फाइन सैंड कहलाएगा। फिर आपका 0.002 से लेके 0.02 तक का आपका सिल्ट कहलाएगा, और 0.002 से छोटा पार्टिकल आपका क्ले कहलाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि चाहे आप इंटरनेशनल सॉइल साइंस सोसाइटी का क्लासिफिकेशन लीजिए या यूएसडीए का क्लासिफिकेशन लीजिए, उसमें क्ले है, क्ले का जो आपका साइज़ है पार्टिकल है वो सेम है, क्ले का साइज़ पार्टिकल आपका सेम है, बस सैंड और सिल्ट का जो साइज़ का पार्टिकल है, या साइज़ जो है पार्टिकल का जो साइज़ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सॉइल जो टेक्सचर है, सॉइल टेक्सचर का मतलब ये होता है कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन द सॉइल, मतलब आपका सैंड, सिल्ट और सॉइल का जो किस किस प्रोपोर्शन में वो मृदा में है, इसी को अपन क्या कहते हैं, सॉइल टेक्सचर या मृदा कणाकार। तो मृदा कणाकार जो है हम किस किस मेथड से निकालते हैं, तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट है आपका रैपिड फिल मेथड, जो आपकी हम रैपिड फिल मेथड का अपन वही उपयोग करते हैं फील्ड पे ही। फिर आपका हाइड्रोमीटर मेथड हो गया, इसको अपन लैब में यूज़ करते हैं। फिर आपका इंटरनेशनल पिपेट मेथड, इसका भी हम लैब में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, फिर एक और मेथड है जिसमें अपन क्या करते हैं कि टेक्सचुरल जो ट्रायंगल होता है या सॉइल टेक्सचुरल ट्रायंगल होता है, उसके माध्यम से ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी जगह की मृदा किस तरह से है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें आपका सैंड का परसेंट कितना है, सिल्ट का परसेंट कितना है और क्ले का परसेंट कितना है। अब यहाँ पे इसको पढ़ने का या रीड करने का तरीका क्या है, ये अलग अलग क्लासेस हैं। जैसे आपका क्ले एक अलग क्लास है, सैंडी क्ले अलग क्लास है, क्ले लोम अलग क्लास है, इस तरह से कई क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये सॉइल के अलग अलग क्लास हैं और ये डिसाइड होते हैं कि कितने परसेंट में उसमें कौन कौन सा चीज़ है, मतलब सैंड आपका कितना परसेंट है, फिर आपका सिल्ट कितना परसेंट है, फिर आपका क्ले कितना परसेंट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्लास आपका डिसाइड होगा। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका परसेंटेज है। जैसे नीचे आपका सैंड सेपरेट्स का परसेंटेज है, इधर आपका क्ले सेपरेट्स का परसेंटेज है और यहाँ आपका सिल्ट का परसेंटेज है। और ये भी आपका क्या है, जैसे यहाँ से स्टार्ट होकर ये 10 से लेकर 100 तक जाएगा, यहाँ पे भी ये 10 से लेकर 100 तक जाएगा और यहाँ पे 10 से 100 तक जाएगा। अब इसका हम रीडिंग कैसे करते हैं, तो हॉरिजेंटल लाइंस मार्क्स परसेंट ऑफ क्ले, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये आपका क्ले का परसेंट ये डिसाइड करती है। ये जो दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये आपका क्ले का परसेंट डिसाइड करती है। फिर आपको दिया है द लाइन्स एंगल अपवर्ड टू द राइट मार्क्स, ये जो है आपका राइट साइड पे जो जाएगा वो आपका सिल्ट बताएगा, इस साइड पे जो जाएगा वो आपका सिल्ट बताएगा, और इस साइड पे जो जाएगा आपका वो आपका क्ले के परसेंट को बताता है। अब इसको अपन किस तरह से रीडिंग, इसको तो हमको इस तरह से इसको रीड करेंगे कि जैसे आपने यहाँ पे इस चीज़ को लिया, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्ले का मात्रा आपका 60% है, इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो आपका 20% आपका सैंड का परसेंटेज हो गया, 60 और 20 आपका 80 हो गया। फिर अपन इस डायरेक्शन पे जाएंगे तो भाई सिंपल सी बात है, ये 80 तो हो नहीं सकता सैंड का मात्रा, तो ये आपका सिल्ट का मात्रा, सैंड अपना हो ही गया है। तो इधर जो जाएंगे अपन तो ये आपका सिल्ट का परसेंट बताएगा, तो ये 20% आपका सिल्ट हो गया। तो 60, 20 आपका 80 और 20 आपका 100, तो 100 इस तरह से इसको अपन इसका रीडिंग अपन करते हैं। तो टेक्सचुरल क्लास से भी हम अलग अलग क्लास को हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर आता है आपका ये पूरा सॉइल टेक्सचर के बारे में आपका उसका एनालिसिस था। तो सॉइल टेक्सचर में अपन रिलेटिव प्रोपोर्शन जो है सैंड, सिल्ट और क्ले, इसके बारे में अपन जानते हैं और उसको अलग अलग क्लासेस में कैसे विभाजित करते हैं ये अपन ने देखा। अब आता है आपका सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो उसके जो दो तरह के, इसमें अपन इसको समझने के लिए दो तरह के कण में अपन इसको विभाजित करते हैं। एक तो प्राइमरी पार्टिकल्स हो गया और सेकेंडरी पार्टिकल्स हो गया। तो प्राइमरी पार्टिकल्स का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो अपन ले रहे हैं, आपका सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, और फिर आपका जो इंडिविजुअल पार्टिकल के एग्रीगेट्स मतलब उनके जो क्लस्टर्स बनते हैं, उनके क्लस्टर से उनका जो समूह बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी पार्टिकल कहते हैं। तो भाई क्लस्टर में ऐसा हो सकता है कि सैंड का कोई पोर्शन आपका क्ले से मिला हुआ है, तो दोनों मिलके सेकेंडरी पार्टिकल बना सकते हैं, है ना। तो सेकेंडरी पार्टिकल में क्या होता है कि एक से अधिक
जो प्राइमरी पार्टिकल है वो अटैच हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी पार्टिकल में नेसेसरी तौर पे क्या होना चाहिए कि एक सिंगल पार्टिकल आपका जो सिंगल सॉइल सेपरेट जो है वो होना चाहिए। तो द टर्म सॉइल स्ट्रक्चर रिफर टू द अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट किसका, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिकल्स। मतलब जब आपका प्राइमरी और सेकेंडरी जो पार्टिकल्स है वो इस तरह का अरेंजमेंट करे कि एक स्ट्रक्चरल पैटर्न दिखाई दे, एक स्ट्रक्चरल पैटर्न जब दिखाई दे तो उसी को अपन क्या कहते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल के मिलने से जो स्ट्रक्चरल पैटर्न जो दिखाई देगा वो एक तरह का आपका सॉइल स्ट्रक्चर कहलाता है। और इस सॉइल स्ट्रक्चर में भी ये पैटर्न रेंडमली कुछ भी दिखाई नहीं देता, ये जो पैटर्न है एक निश्चित शेप में दिखाई देता है, एक निश्चित पर्टिकुलर शेप में दिखाई देता है, जिसको अपन अलग अलग क्लासेस में बांट सकते हैं। द प्राइमरी पार्टिकल्स आर, हाँ जैसे आपको बताया कि प्राइमरी पार्टिकल्स आपके सैंड हो गए, सिल्ट हो गए और क्ले हो गए। Whereas the secondary particles are the cluster of primary particles. सेकेंडरी पार्टिकल का डेफिनेशन क्या हुआ कि क्लस्टर ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स का जो शब्द जो है वो आपका सेंटेंस जो है वो आपका सेकेंडरी पार्टिकल कहलाता है। या प्राइमरी सिंपल वर्ड में आपका प्राइमरी पार्टिकल्स का जो समूह है वो आपका सेकेंडरी पार्टिकल कहलाता है। विच आर कॉल्ड एग्रीगेट्स आर पैड्स। इसी को अपन पैड्स भी कहते हैं या फिर एग्रीगेट्स भी कहते हैं। या फिर आप ये कहिए कि सॉइल एग्रीगेट्स, सॉइल पैड्स और सॉइल सेकेंडरी पार्टिकल्स, ये तीनों ही क्या है, एक तरह के समनार्थी शब्द हैं। सॉइल स्ट्रक्चर ग्रेटली इन्फ्लुएंस द अमाउंट एंड नेचर ऑफ पोरेसिटी। अब सिंपल सी बात है कि जैसा स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अंदर की जो पोरेसिटी है या पोर स्पेस का जो अवस्था है वो डिसाइड होगा। अब यहाँ पे ये समझिए कि पोरोसिटी एक बेहद ही इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर है, क्योंकि पोरोसिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सॉइल में एयर और वाटर दोनों का क्या होता है कि आपका जो मूवमेंट है या उनकी जो अवस्था जो है वो निर्धारित होती है। सॉइल वाटर आपका इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उसको क्या मिल सके कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल को मिल सके और न्यूट्रिएंट्स को मतलब ऐसी अवस्था में वो प्रोड्यूस कर पाए, उत्पादित कर पाए कि वो प्लांट को मिल सके। और सॉइल एयर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उससे क्या होता है, वायु का संचार होने से ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है वो प्लांट को पूरी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सारे जो फिजिकल स्ट्रक्चर हैं वो उसके पोरोसिटी से बहुत ज़्यादा संबंधित हैं। तो पोरोसिटी, अमाउंट एंड नेचर ऑफ पोरोसिटी एंड दस इन्फ्लुएंसेस मच सॉइल फिजिकल प्रोसेस लाइक। और इसी पोरोसिटी के ऊपर, अमाउंट और नेचर ऑफ पोरोसिटी के ऊपर क्या चीज़, आपका वाटर रिटेंशन एंड उसका मूवमेंट, ये आपका डिपेंड करता है। फिर आपका पोरोसिटी हो गया, एरेशन हो गया और ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट। सॉइल का जो अंदर का जो गर्मी का जो वातावरण होता है या उसमें जो ऊष्मा होती है वो भी इसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर कैन बी मॉडिफाइड बाई कल्टिवेशन एंड टिलेज ऑपरेशन। हाँ, यहाँ पे एक आप एग्जाम मुख्य क्वेश्चन बनता है कि सॉइल स्ट्रक्चर को आप टिलेज ऑपरेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन सॉइल टेक्सचर को आप टिलेज ऑपरेशन के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, टिलेज ऑपरेशन में अपन क्या करते हैं, जुताई हो गया, निदाई हो गया, इस तरह के जी कर्षण वाले क्रिया करते हैं। तो सॉइल स्ट्रक्चर क्या है कि किस तरह का स्ट्रक्चर बना है, तो इस स्ट्रक्चर को आप टिलेज ऑपरेशन के थ्रू तोड़ सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन सॉइल में अलग अलग कण कितनी मात्रा में है ये उससे कोई भी उसको परिवर्तन नहीं होता। तो सॉइल टेक्सचर को हम किसी भी हालत में चेंज टिलेज ऑपरेशन के थ्रू नहीं कर सकते, जबकि सॉइल स्ट्रक्चर को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। या टिलेज ऑपरेशन के थ्रू जो चेंज होने वाला गुण है, चेंज होने वाला फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो आपका सॉइल स्ट्रक्चर है, और ना चेंज होने वाला जो गुण है वो आपका सॉइल टेक्सचर है। Structure can be modified by cultivation and tillage operation, while texture is an inherent property. Inherent property मतलब जो पहले से पाया जा रहा है और उसको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते। जब तक हम पर्टिकुलर जगह की सॉइल में कहीं दूसरी जगह से रेत को अपन ट्रांसपोर्ट करके ना लाए, क्ले को अपन ट्रांसपोर्ट करके ना लाए और उसमें जब तक ना डालें, तब तक वहाँ का टेक्सचर कभी भी चेंज नहीं होता। और टेक्सचर चेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर छोटी जगह में आप टेक्सचर चेंज कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर चेंज करने के लिए बहुत बड़े मात्रा में मिट्टी को ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम टाइम में इसको आप कभी भी चेंज
नहीं कर सकते। हाँ, लॉन्ग पीरियड में एक दूसरी बात है कि आप लगातार मिट्टी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो उस केस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप टेक्सचर को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल कैन ऑकर इन डिफरेंट पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स में ये दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग सॉइल स्ट्रक्चर या मृदा की संरचना, अलग अलग मृदा की संरचना दिखाई देती है। मतलब जो एग्रीगेट्स जो हैं या पेट्स जो बनते हैं वो क्या है, अलग अलग पैटर्न में दिखाई देते हैं, और वही पैटर्न जो है अलग अलग मृदा संरचना के रूप में दिखाई देती है। बेस्ड ऑन द सेफ एंड अरेंजमेंट ऑफ पेट्स और एग्रीगेट्स, सॉइल स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड इनटू 4 प्रिंसिपल टाइप्स। तो मोटे तौर पे सॉइल स्ट्रक्चर को अपन 4 अलग अलग प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में सॉइल का जो शेप होगा प्लेट जैसा होगा, जैसे भी आगे आपको बताएंगे। प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर, प्रिज्म में आपका ब्लॉक टाइप का होगा। ब्लॉक टाइप का स्ट्रक्चर, ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर में आपका स्क्वायर टाइप का बनेगा। मतलब ब्लॉक का मतलब कहने का मतलब एक ब्लॉक आपका स्तंभ टाइप का हुआ, और एक ब्लॉक जो अपन बोल रहे हैं घन की बात कर रहे हैं, तो ये घन वाला है, और ये प्रिज्म वाला आपका कॉलम वाला है। कॉलम टाइप का आपका प्रिज्म कहलाएगा और घन टाइप का आपका ब्लॉक कहलाएगा। और स्फेरॉइडल मतलब आपका ये गोलाकार संरचना होगी, जो कि हम ज़्यादातर मृदा में देखते हैं। तो पहला जो आपका इसमें ये आया है, सबसे पहले अपन इसको देख रहे हैं स्फेरॉइडल टाइप स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल जो सैंड, सिल्ट और क्ले के होते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और स्फेरिकल या गोलाकार के आपके स्मॉल पेट्स बनाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जब हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो टिलेज ऑपरेशन के बाद जब ढेले वगैरह अपन तोड़ के मिट्टी तैयार करते हैं और इरिगेशन जब करते हैं तो इसी टाइप का पेट्स आपको वहाँ पे प्राप्त होगा। दिस राउंडेड कॉम्प्लेक्सेस यूजुअली लूजली अरेंज्ड एंड रेडली सेपरेटेड, ये आपस में एक दूसरे से बहुत तेज़ी से जुड़े नहीं होते और आसानी से अलग किए जा सकते हैं। जब पेट्स जो है नॉन पोरस होंगे तो ग्रेनुअल्स कहलाएंगे, और जब यही क्या हो जाएंगे, पोरस होंगे, तो यही क्या कहलाएंगे, क्रम कहलाएंगे। क्रम का मतलब जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड का जो वो होता है वो क्रम कहते हैं अपन। तो जब पोरस होगा तो क्रम कहलाएगा। मतलब स्फेरॉइडल टाइप स्ट्रक्चर में भी 2 टाइप का है, ग्रेनुअल्स और क्रम्स। जब पोरोसिटी कम होगी तब ग्रेनुअल्स कहलाएगा, और पोरोसिटी ज़्यादा होगी तो क्रम्स कहलाएगा। अब दूसरा इसमें आता है आपका प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में जो आपका सॉइल का जो एग्रीगेशन होगा या जो पेट्स का निर्माण होगा वो प्लेट की संरचना के रूप में होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सॉइल जो है इस तरह से प्लेट्स के रूप में अरेंज है, इस तरह से। तो जब आप इसमें कल्टीवेशन भी करेंगे तो एक प्लेट को यदि आप हटाते हैं तो उसके नीचे एक अलग प्लेट आपको दिखाई देगा। तो इन दिस टाइप द एग्रीगेट्स आर अरेंज्ड इन रिलेटिवली थिन हॉरिजेंटल प्लेट्स के रूप में। यहाँ पे सॉइल जो है वो थिन हॉरिजेंटल प्लेट्स के रूप में अरेंज होती है, या लीफलेट्स के रूप में अरेंज होती है। या मोटे तौर पे इसको साइंटिफिकली अपन समझना चाहें तो इसका जो हॉरिजेंटल एक्सिस है, जो पेट्स बना हुआ है, उसका हॉरिजेंटल एक्सिस ज़्यादा विकसित होता है और वर्टिकल एक्सिस आपका कम विकसित होता है। मतलब ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है, ऊर्ध्वाधर अक्ष आपका कम विकसित होगा, और क्षैतिज जो अक्ष है आपका ये ज़्यादा विकसित होगा। तो जब ऊर्ध्वाधर अक्ष क्षैतिज अक्ष की अपेक्षा अधिक विकसित हो तो वो संरचना आपकी प्लेटी संरचना कहलाती है। द हॉरिजेंटल एक्सिस और डायमेंशन आर लार्जर। हाँ, जैसे यहाँ पे दिया है, आपका हॉरिजेंटल जो एक्सिस है वो आपका वर्टिकल एक्सिस की अपेक्षा ज़्यादा वो होगा, ज़्यादा विकसित होगा या ज़्यादा लार्जर होगा। प्लेट्स ऑफन ग्रेटली इम्पेयर वाटर सर्कुलेशन। अब इस तरह के प्लेट वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वाटर का जो मूवमेंट है वो आपका क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा, वाटर का सर्कुलेशन वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। प्रभावित किस तरह से होता है कि वाटर का सर्कुलेशन डाउनवर्ड डायरेक्टली नहीं होता, वो क्या होगा, यहाँ पे फैल, प्लेट लाइक का स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे फैल के नीचे उतरेगा, फिर नीचे उतर के वो अंदर जाएगा, इस तरह से। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर में आपका वाटर का मूवमेंट क्या होता है, काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, या वाटर की रिटेंशन की कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है। प्लेटी स्ट्रक्चर इफ ऑफन फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट मटेरियल एंड कैन आल्सो रिजल्ट ड्यू टू कॉम्पैक्शन ऑफ हैवी मशीनरी। हाँ, अब ये जो है पेरेंट मटेरियल्स के थ्रू भी विकसित हो सकते हैं, और जब हम मशीनरी का ज़्यादा उपयोग करें, हैवी मशीनरी का यदि अपन उपयोग करते हैं तो उस केस में भी कॉम्पैक्ट होने की वजह से सॉइल में ना प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होता है। इसमें भी एक चीज़ देखिए कि ये जो
लेयर्स हैं, व्हेन द यूनिट लेयर्स आर थिक दे आर कॉल्ड प्लेटी। यहाँ पे यूनिट इसको बोल रहा है, ये जो पोर्शन है ये इसका एक यूनिट है, ये आपका ये पोर्शन आपका एक यूनिट हुआ, ये आपका दूसरा यूनिट हुआ, ये तीसरा यूनिट हुआ। तो जब यूनिट का जो ये यूनिट है, यूनिट आपका थिक होगा, इसमें भी आपका दो टाइप का पाया जाता है, थिक और थिन। जो थिक होगा तो उसके इसमें अपन प्लेटी स्ट्रक्चर कहेंगे, और जब ये थिन होगा तो उसको अपन लेमिनार कहेंगे। या आप ऐसा समझ लीजिए कि एक थाली रखिए, एक सिंपल थाली है तो लेमिनार कहलाएगा, एक सिंपल थाली है तो लेमिनार कहलाएगा, और दो थाली को आप उलट पलट के रख दीजिए तो एक तो मोटा सा वो बन जाएगा। दोनों ही आपके प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन एक पतला है और एक मोटा है, तो जब दो थाली आपने रखा तो वो प्लेटी स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो इसमें भी प्लेट लाइक सॉइल स्ट्रक्चर में भी आपका दो टाइप का संरचना पाया जाएगा, एक तो प्लेटी हुआ और दूसरा आपका लेमिनार हुआ, जैसा कि पिछले में आपका ग्रेनुअल्स और दूसरा ऑप्शन पाया जा रहा था। फिर तीसरा आता है आपका प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। ये प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर जो है ये आपका स्तंभाकार या स्तंभ के आकार का सॉइल स्ट्रक्चर होता है। स्तंभाकार मृदा संरचना, मृदा संरचना। स्तंभाकार मृदा संरचना में क्या होगा कि जो पेट्स बनेंगे या जो सॉइल के यूनिट्स बनते हैं उनका जो है, जैसे ये हो गया स्तंभाकार हो गया, इनका जो है आपका वर्टिकल एक्सिस हॉरिजेंटल एक्सिस की अपेक्षा आपका ज़्यादा विकसित होगा। मतलब ये जस्ट अपोजिट है किसका, आपका प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का। इसमें हॉरिजेंटल एक्सिस जो है आपका कम विकसित होगा और वर्टिकल एक्सिस उसकी अपेक्षा ज़्यादा विकसित होगा। जबकि इसके अपोजिट प्लेट लाइक में हमने क्या दिखा था कि आपका हॉरिजेंटल ज़्यादा विकसित था, वर्टिकल कम था। उसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, स्तंभाकार मृदा संरचना। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक पैट्स है, ये इस तरह का पैट्स है। इसको आप अलग करके देखेंगे तो इसका हॉरिजेंटल एक्सिस ये हुआ और वर्टिकल एक्सिस ये हुआ। और ये भी आपका दो टाइप का होता है, एक तो प्रिज्मेटिक हो गया और दूसरा कॉलम वाला हो गया या कॉलमनर हो गया। तो प्रिज्मेटिक में क्या होता है कि इसका जो ऊपरी पोर्शन है ये एंगल्ड होता है, मतलब आपका कोड़ी में आकार में होगा, और यहाँ पे क्या होगा, गोली होगा। जब पेट्स का जो ऊपर का सरफेस आपका गोली होगा तो इसको कॉलमनर बोलते हैं अपन, और जब इसका जो पेट्स आपका कोड़ी होगा या फिर शार्प होगा तो उस केस में अपन प्रिज्मेटिक इसको अपन कहते हैं। तो इन प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर द वर्टिकल एक्सिस इज मोर डेवलप्ड देन हॉरिजेंटल एक्सिस गिविंग अ पिलर लाइक शेप। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पिलर जैसा इसमें आपका शेप दिखाई दे रहा है। द प्रिज्म हैविंग राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड कॉलमनर, जैसा कि वहाँ देख रहे हैं, एंड मोस्टली ऑकर इन द सब सॉइल ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। ये आपका इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो कॉलमनर जो संरचना है वो किस जगह पे पाया जाता है। तो वो ऐसे सॉइल जगह पे पाया जाएगा जहाँ पे सॉल्ट अफेक्टेड होगा, उस जगह पे इस तरह की संरचना पाई जाएगी। और खासकर जो सॉल्ट अफेक्टेड का जो सब सॉइल है, नीचे वाला सॉइल है, उसमें इस तरह की संरचना पाई जाती है। व्हेन द टॉप्स आर फ्लैट और लेवल द स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज प्रिज्मेटिक, जैसे अपन इसको बोल रहे हैं, ये आपका प्रिज्मेटिक हो गया। फिर आपका ब्लॉक लाइक संरचना या घन के आकार का सॉइल स्ट्रक्चर। इस तरह का सॉइल स्ट्रक्चर आपका कब कहलाएगा, जब पेट्स में आपका जो क्षैतिज अक्ष है, क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष दोनों समान रूप से विकसित होंगे, तब वो क्या कहलाएगा, ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर कहलाएगा। भाई जब आपका ये आपका क्षैतिज एक्सिस हो गया और ये आपका नहीं, ये क्षैतिज हुआ और ये आपका ऊर्ध्वाधर एक्सिस हुआ, जब दोनों समान मात्रा में आपके विकसित होंगे, मतलब दोनों की लंबाई लगभग बराबर होगी, तब इस तरह का जो पैट्स बनेगा वो ब्लॉक लाइक सॉइल स्ट्रक्चर कहलाएगा। यहाँ पे इस सॉइल स्ट्रक्चर को आप समझने के लिए केवल एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्षैतिज एक्सिस और ऊर्ध्वाधर एक्सिस वो किस तरह से आपस में, उन दोनों का रिलेशन कैसा है, वो दोनों का रिलेशन या उनका आकार किस टाइप से है, तो उससे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो पेट्स बना हुआ है, इसका जो क्षैतिज एक्सिस ये है और आपका ऊर्ध्वाधर नहीं, इसको जैसे अपन ऐसे पलटेंगे तो इसका ऊर्ध्वाधर एक्सिस ये है और क्षैतिज एक्सिस ये है, तो ये दोनों लगभग आपके बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप का जो सॉइल जो स्ट्रक्चर है या मृदा का संरचना है, ये आपका ब्लॉकी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो द स्ट्रक्चर इज ब्लॉकी व्हेन सॉइल पार्टिकल्स क्लिंग टुगेदर इन नियरली स्क्वायर, ये स्क्वायर शेप में, या एंगुलर ब्लॉक्स भी अपन उसी को बोलते हैं, हैविंग मोर और लेस शार्प एजेस। तो उसका जो एजेस है
शार्प हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। द पेट्स हैव साइज वेरिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ब्लॉक जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है उसके पेट्स का साइज़ क्या होता है, तो ये 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक के साइज़ के हो सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, एंगुलर ब्लॉकी एंड सब एंगुलर ब्लॉकी। तो सिंपल सी बात है, इस वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब उसके जो सरफेस जो है, ऊपर का सरफेस एंगुलर आकार में होगा तो आपका एंगुलर ब्लॉकी कहलाएगा, और जब एंगुलर आकार में नहीं होगा तो उस केस में क्या कहलाएगा, सम एंगुलर ब्लॉकी कहलाएगा। इन द फॉर्मर द एजेस, मतलब किसमें, आपका एंगुलर ब्लॉकी में, द एजेस आर रिलेटिवली शार्प, वियर एज द लेटर, मतलब सेकेंड वाले में, द एजेस आर राउंडेड। तो जब आपका एजेस क्या होगा, शार्प होगा तो एंगुलर ब्लॉकी कहलाएगा, और जब वो एजेस उसका राउंडेड होगा तो आपका राउंडेड ब्लॉकी कहलाएगा। नेक्स्ट सर, फिर आपका आता है बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल अपन इसको बोलते हैं कि मृदा घनत्व, जो हम हिंदी में कहते हैं मृदा घनत्व या सॉइल डेंसिटी। मृदा घनत्व जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं सॉइल डेंसिटी। अब मृदा घनत्व आपका 2 टाइप का होता है, एक तो हो गया आपका बल्क डेंसिटी और दूसरा हो गया आपका पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी को अपन क्या कहते हैं, पार्टिकल डेंसिटी को कहते हैं आपका कण घनत्व। पार्टिकल का मतलब हिंदी में अपन क्या कहेंगे, कण घनत्व। और बल्क डेंसिटी को कहते हैं स्थूल घनत्व। स्थूल घनत्व, स्थूल का मतलब है कि उसमें कण भी आपका पाया जाएगा, वायु भी पाया जाएगा और एयर भी पाया जाएगा, तो ये स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व कहलाता है। जैसे मृदा घनत्व को समझने के लिए पहले अपन घनत्व समझते हैं कि हम ये जानते हैं जो डेंसिटी है, डेंसिटी है जिसे हम हिंदी में कहते हैं आपका घनत्व। घनत्व होता है आपका मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यह आपका द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। यहाँ पे ये समझिए कि ये एक किसी भी वस्तु का क्या है, फिजिकल एक तरह का गुण होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपका भार हो गया, किसी वस्तु में भार उसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिर उसका डायमेंशन हो गया, डायमेंशन आपका लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, या फिर उसका हाइट हो गया, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये सिंगल फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ये होते हैं कि जो कई सिंगल फिजिकल प्रॉपर्टी को मिला के बनते हैं। जैसे वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम यदि आपको स्टडी करना है वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन वॉल्यूम को स्टडी करना है तो आपको लेंथ भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए और आपका हाइट भी चाहिए, तीनों चीज़ चाहिए। सेम आपका एरिया पता करना है तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चीज़ चाहिए। तो उसी टाइप से क्या है, डेंसिटी भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और ये बताता है कि भाई किसी वस्तु का इकाई जो आयतन है, इकाई जो आयतन है, इकाई आयतन का मतलब ये है कि हम जो आयतन ले वो इकाई के तौर पे ले, मतलब वो टोटल जो उसका वॉल्यूम है वो इकाई है। अब वो आपका उसका डायमेंशन आप कुछ भी लीजिए, आप एक करके 1 इंच आप ले सकते हैं तो वो 1 क्यूबिक इंच आएगा, या फीट ले सकते हैं तो 1 क्यूबिक फीट आएगा। तो यूनिट होना चाहिए। आप ये डायमेंशन आप चाहे तो एक की जगह आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका तीनों का जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका 1 आना चाहिए। तो हम इसको क्या कहते हैं, इकाई आयतन कहते हैं। अब किसी भी वस्तु के इकाई आयतन को जब हम क्या करते हैं, उसको मापते हैं, उसका हम वेट लेते हैं, तो जो वैल्यू आता है, जो वैल्यू आपको दिखाई देगा वो उसका डेंसिटी कहलाता है। जैसे मान लो हमने क्या लिया, एक लकड़ी लिया, तो लकड़ी का अपन ने 1 क्यूबिक फीट अपन ने क्या लिया, 1 क्यूबिक फीट हमने एक लकड़ी की संरचना ली और उसको अपन ने मेजरिंग इसमें तौल लिया, उसको मतलब तराजू में हमने तौल लिया, तो उसका मान लो कोई वेट आया, उसका वेट मान लो आ गया 1.5 kg। अब हमने क्या किया, सेम 1 क्यूबिक फीट हमने क्या लिया, हमने वो लिया, क्या चीज़, लोहे की संरचना लिया। जैसा हमने लकड़ी लिया था वैसे ही हमने लोहे का संरचना लिया। अब हमने उसको मेज़र किया, तो अब सिंपल सी बात है, आपको इतना महसूस होगा कि भाई लकड़ी का सेम
मात्रा ले रहे हैं तो उसका वेट यदि 1.5 kg आया, अब केवल लोहे का वेट ले जो कि लोहा पूरी तरह से भरा हुआ है, तो उसका वेट क्या है, इससे कहीं ज़्यादा आएगा, इसका आपका 5.5 kg आएगा। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि भाई ये दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन इन दोनों का द्रव्यमान जो है वो आपका दोनों में अंतर है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि भाई लोहे का जो घनत्व है वो लकड़ी के घनत्व की अपेक्षा ज़्यादा है, और इसको कहने का मतलब ये है कि उसमें जो आपका जो मात्रा है मैटर, उसके सबका भार जो है ज़्यादा है, वो पूरी तरह से भरा हुआ है और उसका वेट जो है ना वो आपका ज़्यादा है। या मोटे तौर पे आप एक सामान्य भाषा में यदि अंदाज लगाना चाहें तो किसी चीज़ का, एक चीज़ का घनत्व तो दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दूसरी चीज़ जो है भारी है, जिसका घनत्व ज़्यादा है वो भारी है। इस तरह से अपन घनत्व को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मृदा के मामले में सेम चीज़ अप्लाई करिए कि यहाँ पे हम आयतन ले रहे हैं, दो टाइप का घनत्व ले रहे हैं, दो टाइप का घनत्व ले रहे हैं। अब ये दो टाइप का घनत्व अलग अलग क्यों आता है, तो उसका कारण यह है कि हम किस तरह का आयतन लेते हैं। आयतन हम जिस तरह का लेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या है, स्थूल घनत्व और पार्टिकल डेंसिटी दोनों अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, मान लो 1 क्यूबिक फीट हम मृदा हम क्या करते हैं कि सॉइल से निकालते हैं। अब मान लो 1 क्यूबिक फीट हमने मृदा निकाला, 1 क्यूबिक फीट मृदा निकाला, तो उसमें जो अपन मृदा निकाल रहे हैं उसमें आपको आधा पोर्शन तो क्या मिल जाएगा, ये मान लो अपन इसको ये माने तो 50% तो आपको सॉलिड मिल गया, 50% ये मास ऑफ सॉलिड हो गया। फिर आपको 50% उसमें वाटर भी मिलेगा, तो ये मास ऑफ वाटर हो गया। और 50% उसमें आपको क्या मिलेगा, मास ऑफ एयर मिलेगा, जो कि नेग्लिजिबल, जीरो के बराबर होता है, ये अपन मान सकते हैं। लेकिन यहीं पे देखिए कि वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम भी सॉलिड का हाफ 50% होगा, इसका 25% होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई वॉल्यूम है, मतलब इसमें तीनों चीज़ है, सॉलिड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। अब इसका जब अपन मास लेंगे, इसका जब मास लेंगे मतलब इसको हम क्या कहते हैं, बल्क वॉल्यूम कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, बल्क वॉल्यूम कहेंगे। जब इसको हमने सीधे क्या किया, अब ये अपने पास इकाई मतलब इसका 1 क्यूबिक फीट या 1 घन फीट अपन ने मृदा का स्ट्रक्चर निकाला है, 1 घन फीट मृदा का स्ट्रक्चर निकाला है। अब ये बल्क वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम हो गया। अब हमने क्या किया, इसको गर्म किया, मान लो हमने इसको गर्म किया। गर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि एयर जो है निकल जाएगा, या ये कहना चाहिए कि अपन इसको 106 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए। अब यदि 106 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से वाटर निकलेगा, सबसे पहले एयर निकलेगा। अब 100 डिग्री पे जैसे पहुँचेगा तो वहाँ का वाटर भी धीरे धीरे निकलना चालू होगा। और जनरली मृदा में अब 106 डिग्री तक गर्म करते हैं, 106 डिग्री में क्या होगा कि पूरा का पूरा वाटर यहाँ पे निकल जाएगा। अब जब वाटर निकल जाएगा तो यही जो स्ट्रक्चर है, ये 1 क्यूबिक फीट था, ये कितना बचेगा, ये केवल आधा बचेगा भाई, इतना ही बचेगा केवल, क्योंकि उसमें केवल सॉलिड ही बचेगा। अब तो कोई चीज़ रहेगा नहीं, मतलब केवल आपका मास ऑफ सॉलिड रहेगा। अब हम इसको क्या कर लिए, इसको हमने वेट कर लिया। तो इस बल्क वॉल्यूम का जितना भी मास आया वो आपका स्थूल घनत्व कहलाता है या बल्क डेंसिटी कहलाता है। मतलब आप वॉल्यूम बल्क लेते हो और उसको जब गर्म कर दिए तो गर्म करने के बाद जो ठोस का जितना भी वेट रहता है वो आपका स्थूल घनत्व कहलाता है। ठीक है। अब पार्टिकल डेंसिटी क्या हो गया, पार्टिकल डेंसिटी में हम क्या करते हैं कि मान लो हमने 1 घन फीट का स्ट्रक्चर लिया है, ये स्ट्रक्चर हमने लिया है। अब हमने क्या किया है, जो गर्म पदार्थ हमने मृदा सॉलिड अपन ने लिया है, ऐसे ही अपन इसको पूरा भर दें केवल सॉलिड ही सॉलिड से, मतलब उसमें न तो वाटर हो और न तो एयर हो। अब जब वाटर और एयर नहीं होगा तो नेचुरली क्या होगा कि अब इस केस में ये जो कहलाएगा, ये आपका ये आयतन कहलाएगा, ये स्थूल घनत्व नहीं कहलाएगा, मतलब स्थूल आयतन नहीं कहलाएगा, ये पूरे कण का आयतन कहलाएगा, ये पूरे कण का आयतन कहलाएगा। और जब इसका हम वेट लेंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो आपका पार्टिकल डेंसिटी कहलाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जनरली क्या होता है कि बल्क डेंसिटी का मान आपको कम मिलेगा, जबकि पार्टिकल डेंसिटी का मान आपको अधिक मिलेगा। और दोनों के बीच में भी संबंध कैसा रहेगा, चूंकि दोनों का पोर्शन क्या 50-50% है, तो पार्टिकल डेंसिटी बल्क डेंसिटी की अपेक्षा आपका 50% ज़्यादा होगा।
या बल्क डेंसिटी अपेक्षा 100% ज़्यादा होगा और बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी की अपेक्षा आपका 50% रहेगा। मतलब एक समझ लीजिए कि मान लो एक सॉइल का पार्टिकल बल्क डेंसिटी आपका 1.36 है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका बल्क डेंसिटी 2.7 के आसपास मिलेगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि जितना ये बल्क डेंसिटी हुआ और ये आपका पार्टिकल डेंसिटी हुआ, तो बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी की अपेक्षा लगभग हाफ होगा, या फिर ये कहें कि पार्टिकल डेंसिटी बल्क डेंसिटी से दुगना होगा। और उसका कुल कारण ये है कि भाई वाटर और एयर इसके 50% पार्ट बनाते हैं, और जब आपने उसको निकाल दिया, जब आपका पार्टिकल डेंसिटी निकाल रहे हैं तो आप बल्क या एयर और वाटर को आप कंसिडरेशन में नहीं लेके आ रहे हैं, तो उस केस में क्या है, ये इसका जस्ट डबल आएगा, क्योंकि 50% वॉल्यूम आपने क्या किया है, गायब कर दिया है। ठीक है सर, उसको कहिएगा। तो एक तरह से देखा जाए, अभी रहने दिया, एक तरह से देखा जाए तो पार्टिकल डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, या पहले अपन देखते हैं बल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व हो गया। स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व में अपन के ऊपर क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉलिड, और नीचे अपन बल्क वॉल्यूम लेते हैं। बल्क वॉल्यूम में क्या क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर और प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ये तीनों चीज आ जाएगा। मतलब स्थूल घनत्व में आपका केवल मास ऑफ सॉलिड को अपन ऊपर लिए, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर तीनों को अपन ने नीचे लिया, ये आपका स्थूल वॉल्यूम कहलाता है। तो इसका फार्मूला, बल्क डेंसिटी का फार्मूला आपका ये हो जाएगा। और इसके अपोजिट में देखा जाए तो जो पार्टिकल डेंसिटी है, पार्टिकल डेंसिटी जो है, या जिसको अपन क्या कहते हैं, आपका कण घनत्व, जिसको हम कहते हैं कण घनत्व। कण घनत्व में ms तो आपका ऊपर ही रहेगा, मास ऑफ सॉलिड तो आपका ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम में ये दो चीज अपन गायब कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड केवल क्या होगा, आपका इसमें नीचे होगा, बाकी आपका सारी चीज सेम होगा। तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि बल्क डेंसिटी में आपका मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट बल्क वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, और जबकि पार्टिकल डेंसिटी में मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट पार्टिकल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, केवल इसमें अपन केवल सॉलिड का जो है उसको अपन लेंगे। अब यहाँ पे समझिए कि बल्क डेंसिटी क्या है। सॉइल बल्क डेंसिटी इज द मास ऑफ ड्राई सॉइल पर यूनिट बल्क वॉल्यूम, ये आप डेफिनेशन याद रखिएगा। डेंसिटी इज द मास ऑफ ड्राई सॉइल पर यूनिट बल्क वॉल्यूम इंक्लूडिंग द एयर स्पेस। एयर स्पेस को हम इसमें इंक्लूड करके रखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई बल्क डेंसिटी का जब अपन मेजरमेंट करते हैं तो किन किन चीज़ों को कंसिडरेशन में लेते हैं। तो इसमें आपको एक ऑप्शन इसका भी दिया रहेगा, एयर का भी दिया रहेगा। तो एयर स्पेस को इस केस में अपन कंसिडर करते हैं। सॉइल बल्क डेंसिटी कैन वेरी सब्सटेंशियली अमंग डिफरेंट सॉइल टाइप्स एंड इज अफेक्टेड बाई मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और सॉइल टाइप अलग अलग होने पे बल्क डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जबकि कण घनत्व के मामले में उतना ज़्यादा वेरिएशन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कण घनत्व केवल क्या है कि उसका जो मिनरल का जो पार्टिकल है उसका डेंसिटी है, तो वो आपका मोर और लेस सब जगह लगभग समान होता है। थोड़ा बहुत मिनरल पार्टिकल्स में अलग अलग टाइप्स पाए जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो सॉइल बल्क डेंसिटी है इसमें बहुत ज़्यादा आपका वेरिएशन पाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगह के सॉइल के पोरोसिटी में क्या होता है, अलग अलग काफ़ी डिफरेंस उसमें पाया जाता है, क्योंकि उनके जो कण का साइज़ होता है वो सबका अलग अलग होता है। कहीं आपका रेतीली भूमि पाया जाएगा, कहीं आपका चिकनी भूमि पाया जाएगा, कहीं आपका लोम पाया जाएगा, दोमट टाइप का मृदा पाया जाएगा। तो इन सब का क्या है, जो बल्क डेंसिटी है वो काफ़ी अलग होता है। तो बल्क डेंसिटी को मैनेजमेंट प्रैक्टिस के द्वारा भी काफ़ी कुछ चेंज किया जा सकता है, जैसे टिलेज ऑपरेशन हो गया, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग हो गया, या टिम्बर का जैसे अपन लगा के उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यदि ज़्यादा अमाउंट पे अपन ऑर्गेनिक मैटर को अपन ऐड करते हैं तो वो भी क्या करता है, बल्क डेंसिटी को आपका कम कर देता है, क्योंकि भाई बल्क वॉल्यूम को बढ़ाने का, वो नीचे को बढ़ाने का काम करता है, तो इस वजह से टोटल वैल्यू आपकी कम हो जाती है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल विल लोअर द, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑर्गेनिक मैटर को इंक्लूड करने पर, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को मिलाने पर सॉइल की जो बल्क डेंसिटी है बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, या फिर उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो उस केस में आपका जो आंसर होगा सही कि वो जो बल्क डेंसिटी को क्या करती है, वो आपकी कम करती है, विल लोअर द bulk density, while processes that compact the soil will increase the bulk density। हाँ, और वो सब प्रोसेस जो कि क्या करते हैं, मृदा को कॉम्पैक्ट करने का काम करते हैं। कॉम्पैक्ट करने का कहने का मतलब यह है कि भाई सॉइल और वाटर को वहाँ से वो निकाल देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका बल्क डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीज द बल्क डेंसिटी। जनरली द बल्क डेंसिटी ऑफ मिनरल सॉइल्स रेंजेस फ्रॉम 1 से 1.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। मैंने भी जैसे आपको एक अभी एग्जांपल में लिया था, बल्क डेंसिटी 1.36 लिया था, तो 1.36 एक तरह से देखिए इन दोनों का बीच का एवरेज है। तो अलग अलग जगह की सॉइल जो है उसका जो बल्क डेंसिटी है वो 1 से लेके 1.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉइल के स्ट्रक्चर का जो वेट है वो आपका इतना ग्राम आपका पाया जाता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको समझाया था, ये आपको वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। इन तीनों का अपन क्या करते हैं, कंसिडरेशन बल्क डेंसिटी को निकालते समय करते हैं। अब दूसरा आता है आपका पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल जो है, डेंसिटी ऑफ सॉइल, पार्टिकल डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इन सॉइल एंड रॉक्स। मतलब केवल कणों का जो है वो जो डेंसिटी होता है या उनका जो द्रव्यमान है वो आपका कण घनत्व कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल हमने यूनिट वॉल्यूम मान लो इसको माना है, तो इसमें पूरा का पूरा हमने सॉलिड भर दिया है, तो इसको जब अपन मेज़र करेंगे तो वो आपका पार्टिकल डेंसिटी कहलाएगा। जबकि बल्क डेंसिटी में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सॉलिड भी है, बीच में आपका स्पेसेस भी है, पोर स्पेस है, तो पोर स्पेस में आपका या तो वाटर पाया जाएगा या फिर आपका एयर पाया जाएगा। तो इसको जब कंसीडर करेंगे और इसके वेट को लेंगे तब उस केस में क्या हो जाएगा, आपका ये बल्क डेंसिटी कहलाएगा। मतलब पार्टिकल डेंसिटी में 100% सॉलिड का अपन डेंसिटी लेते हैं, है ना। और जैसे यहाँ पे क्या हो गया, इसका वेट जो आया है 2.66 ग्राम आया है, जबकि यहीं पे अपन बल्क डेंसिटी में लिया है तो 1.33 ग्राम आया है। और वॉल्यूम हमने सेम लिया है, वॉल्यूम हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, क्यूबिक सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया है, लेकिन इसका वेट आपका 1.33 आया है, इसका वेट आपका 2.66 आया है। अब यहाँ पे देखिए 1.33 का जस्ट डबल क्या है, 2.66 है। और उसका कारण यह है कि इसमें 50% सॉलिड था और 50% पोर स्पेस था, तो पोर स्पेस को आपने ख़त्म कर दिया तो ये 100% सॉलिड हो गया, इस वजह से डबल हो गया। तो ये आपका 2 टाइप का डेंसिटी जो कि अपन इसके अंतर्गत अध्ययन किए हैं। अब यहाँ पे जो आपको ये समझ में आया कि जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो आपका सॉइल का क्या क्या होता है। तो पहला हमने क्या देखा कि सॉइल आपका टेक्सचर देखा, फिर सॉइल आपका स्ट्रक्चर देखा, फिर आपका सॉइल डेंसिटी देखा। सॉइल डेंसिटी जो कि आपकी 2 टाइप की होती है, जबकि सॉइल स्ट्रक्चर में हमने 4 टाइप का संरचना देखा, जिसमें 2 सब टाइप आपके उसके होते हैं। और सॉइल टेक्सचर जो है वो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस प्राइमरी पार्टिकल ऑफ द सॉइल, ये कहलाएगा। अब आता है आपका सॉइल पोरोसिटी। सॉइल पोरोसिटी का मतलब ये है कि जो आपका सॉइल सॉलिड होता है, सॉइल सॉलिड के बीच में जो स्पेस आपके रंध्रावकाश जो बनते हैं, जो खाली स्पेस बनता है जिसके अंदर पानी मूवमेंट करता है, पानी आने पर या फिर पानी ना होने पर एयर का मूवमेंट होता है, तो वो पोरस स्पेस कहलाता है। अब पोरोसिटी का मतलब ये है कि किसी सॉइल में पोरस टोटल मात्रा में कितना प्रतिशत पोरोसिटी है या कितना प्रतिशत पोरस मात्रा है। यदि अपन 100% इसको लेते हैं तो कितना परसेंट इसमें पोरोसिटी हो सकती है। तो पोरोसिटी जनरली 50% नॉर्मल सॉइल में होता है, लेकिन ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। किसी में 20% भी हो सकता है, किसी में 25% भी हो सकता है। अब जिसमें 25% है पोरोसिटी, वहाँ पे सॉलिड जो है आपका 75% होगा। तो जिस सॉइल में पोरोसिटी की मात्रा ज़्यादा होगी वो सॉइल ज़्यादा बेहतर कहलाएगी, या उसकी जो क्वालिटी है क्रॉप प्रोडक्शन के रेफरेंस में वो ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लो पोरोसिटी है, या इसमें सॉइल पार्टिकल्स, ये भी सॉइल पार्टिकल है, ये भी सॉइल पार्टिकल है, तो आपका स्पेस जो है आपको कम मिल रहा है, जबकि यहाँ पे आपका स्पेस आपका ज़्यादा मिल रहा है। तो ज़्यादा स्पेस यदि अवेलेबल है तो हम ये कहेंगे कि हाई पोरोसिटी है, और आपका कम स्पेस यदि अवेलेबल है तो ये कहेंगे अपन कि ये लो पोरोसिटी इसमें है। तो सॉइल पोरोसिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ पोर्स या फिर ओपन स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स।
पोर स्पेस में बी फॉर्म ड्यू टू, कई कारण से ये बन सकते हैं। मूवमेंट ऑफ रूट्स, भाई जब रूट्स क्या होता है, जब अपने अंदर जब जाता है और अपने जगह को तलाश करके रूट का विकास करता है, तो उस दौरान भी पोरस स्पेस उसके अंदर क्रिएट होता है। दूसरा है वर्म्स हो गए। वर्म्स मतलब आपका जैसे केचुआ हो गया, केचुआ या किसी तरह के वर्म्स हुए, वो जब मूवमेंट करते हैं तो वो भी पोर स्पेस जो है क्रिएट करते हुए चलते हैं। ऐसे इंसेक्ट जब अपने अंडे वगैरह देते हैं तो वहाँ पे वो एक तरह का पोर स्पेस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर पे जो गैसेस होते हैं वो जब रिलीज़ होते हैं, जो ट्रैप गैसेस होते हैं वो जब रिलीज़ होते हैं, तो वो जब बाहर निकलते हैं तो वो सॉइल्स के माध्यम से जब निकलेंगे तो वो पोर स्पेस को क्रिएट करते हुए निकलते हैं। और इसमें एक बड़ा ये है कि पोरोसिटी पे सबसे ज़्यादा कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉइल का है वो आपका प्रभाव डालता है, तो आपका सॉइल टेक्सचर होता है। सॉइल टेक्सचर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला कारक होता है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई किस टाइप के पोर्स आपके, पोर्स भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो आपके छोटे पोर्स होंगे और दूसरे होते हैं आपके बड़े पोर्स होते हैं। तो छोटे पोर्स को अपन मैक्रोपोर्स कहते हैं, जो कि वाटर मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रभावी भूमिका ये अपनाते हैं। और दूसरा होता है आपका वाटर मूवमेंट, मतलब एक वाटर को एक जगह से दूसरी जगह वाटर टेबल में ले जाने में। और दूसरा होता है आपका माइक्रोस्पोर्स, या फिर इसी को बोलते हैं कैपिलरी पोर्स। तो कैपिलरी पोर्स भी वाटर के मूवमेंट में सहायक होते हैं, लेकिन वाटर की रिटेंशन में ज़्यादा सहायक होते हैं। मतलब आपने वाटर दिया तो वाटर सीधे वाटर टेबल में ना जाकर मिट्टी में रोकने वाला जो काम होता है ना, वो आपका कैपिलरी पोर्स के माध्यम से होता है। तो इन दो टाइप को बताने का अर्थ ये है कि वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा मैक्रोपोर्स में ना पा के आपकी ज़्यादा किस में पाई जाएगी, माइक्रोपोर्स या फिर कैपिलरी पोर्स में पाया जाएगा। और कैपिलरी पोर्स से आप ध्यान रखिएगा कि जो कैपिलरी एक्शन की वजह से जो आपका कैपिलरी एक्शन जो होता है उसकी वजह से पानी जो है मृदा में आपका रुकता है। उसी की वजह से उसमें एक तरह से क्या होता है, एक फोर्स निर्मित होगा जो कि क्या करता है, पानी को मृदा के जो कैपिलरी बनती हैं उसमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू उसको रोक कर रखता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ये बड़े पोर्स जो बने हुए हैं ये आपके क्या हैं, ये जो है मैक्रोपोर्स आपके कहलाएंगे। ये पोर्स आपके दिखाई दे रहे हैं ये आपके मैक्रोपोर्स कहलाएंगे। जबकि माइक्रोपोर्स इस टाइप के माइक्रोपोर्स होंगे जो इनके बीच में आपकी नली टाइप की या पतली नलिका टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है जिसको अपन कैपिलरी कहते हैं। तो मैक्रोपोर्स का जो डेफिनेशन है आपका, लार्ज साइज्ड पोर्स आर रिफर्ड टू एज मैक्रोपोर्स विच अलाउ एयर एंड वाटर मूवमेंट ईजिली। इसमें वाटर और एयर का मूवमेंट बहुत आसानी से होता है, जबकि माइक्रोपोर्स में क्या होता है, वाटर और एयर का मूवमेंट बहुत आसानी से नहीं होता। मतलब वहाँ पे वाटर जाके स्टक हो जाता है, रुक जाता है, मूवमेंट उतनी आसानी से नहीं होगा। जबकि मैक्रोपोर्स में क्या होगा, उसका मूवमेंट बेहद आसानी से होगा और ये खेती के हिसाब से नुकसानदायक होता है। सैंड्स एंड सैंडी सॉइल हैव अ लार्जर नंबर ऑफ मैक्रोस्पोर्स। सैंड सॉइल में आपके मैक्रोस्पोर जो है वो ज़्यादा पाए जाएंगे, जबकि क्ले में देखा जाए तो उसमें माइक्रोस्पोर ज़्यादा पाए जाएंगे, मैक्रोपोर कम पाए जाएंगे। जबकि उसका अपोजिट आपका सैंड में क्या होगा कि आपका मैक्रोपोर की संख्या ज़्यादा होगी जबकि माइक्रोस्पोर की संख्या कम होगी। दूसरा आपका जैसा है आपका माइक्रोस्पोर, तो स्मॉलर साइज्ड पोर्स आर जनरली रिफर्ड टू एज ए माइक्रो और कैपिलरी पोर्स। ये कैपिलरी पोर्स आप ध्यान रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी पोर्स इन विच मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर इज रिस्ट्रिक्टेड टू सम एक्सटेंड। कुछ हद तक क्या होता है, इन दोनों का जो मूवमेंट है वो आपका उसमें रिस्ट्रिक्शन ये डालता है। भाई रिस्ट्रिक्शन डालेगा तभी तो वाटर को रिटेन कर पाएगा, या एयर को क्या करेगा, वो रिटेन कर पाएगा। यदि उसको ईजिली पास आउट होने दे रहा है तो इसका मतलब पानी को कभी भी मृदा ग्रहण नहीं कर सकती है या रख नहीं सकती है। क्लेज एंड क्ले सॉइल हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ माइक्रो और कैपिलरी पोर्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्ले सॉइल जो है वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में आपका कैपिलरी पोर्स को ग्रहण करता है। इट हैज़ गॉट मोर इम्पॉर्टेंट इन द प्लांट ग्रोथ रिलेशनशिप। और प्लांट के ग्रोथ में माइक्रोस्पोर की भूमिका जो होती है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी के माध्यम से क्या होता है कि प्लांट के रूट को वाटर की सप्लाई होती है। भाई मैक्रोपोर से जो पानी जाता है वो तो वहाँ पे रुकता ही नहीं है, वो सीधे जाके वाटर टेबल में चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, मतलब रूट जोन से नीचे चला जाएगा, तो प्लांट को कभी मिलता ही नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए जो प्लांट के रिस्पेक्ट में जो उपयोगी चीज़ है वो माइक्रोस्पोर है, क्योंकि वो पानी को रोक कर रखती है। अब फैक्टर अफेक्टिंग आपका पोरोसिटी। पोरोसिटी किस बातों से आपका इस पर प्रभाव पड़ता है,
तो पहली चीज़ तो है आपका, जैसे अपन देख रहे हैं कि आपका सॉइल स्ट्रक्चर। अब सॉइल स्ट्रक्चर में कुछ टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसमें आपका पोर्स ज़्यादा बनेंगे और कुछ स्ट्रक्चर में आपके पोर्स कम बनेंगे। जैसे मैंने जब सॉइल स्ट्रक्चर अपन स्टडी कर रहे थे तब मैंने बताया था कि जो प्लेटी स्ट्रक्चर होता है, प्लेटी स्ट्रक्चर में पानी का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है क्योंकि पानी परतों में जाता है। तो वहाँ पे देखा जाए पोर्स की संख्या कम होती है, क्योंकि यदि पोर्स की संख्या होती तो उस केस में वाटर का जो मूवमेंट है आपका हॉरिजॉन्टल ना होकर सीधे वर्टिकल होता। तो प्लेटी में कॉम्पैक्ट होने की वजह से पोर्स की संख्या कम हो जाती है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग पोर्स के लेवल को सपोर्ट करते हैं। अ सॉइल हैविंग ग्रेनुलर और क्रम्ब स्ट्रक्चर कंटेन मोर स्पेस। क्रम्ब टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा इसमें क्या होगा, पोर स्पेस आपका ज़्यादा होगा। अब सिंपल सा आप ये समझिए कि क्रम्ब अपन जो बोलते हैं, जो डबल रोटी जो होता है, तो उसमें क्रम्ब नाइक संरचना होती है, तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र बने होते हैं। अब वैसी जगह आप पानी डालेंगे तो वो आसानी से पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जबकि वही क्रम्ब जैसी संरचना मान लो नहीं है, वो पूरी तरह से भरा हुआ है। अब उसमें यदि पानी डालेंगे तो उस केस में क्या होगा, पानी आपका लुढ़क के नीचे चला जाएगा। तो क्रम्ब जैसे स्ट्रक्चर में क्या होता है, मोर पोर स्पेस होगा बनिस्बत की आपका प्रिज्मेटिक और प्लेटी सॉइल स्ट्रक्चर में। इसमें पोर्स की संख्या आपकी कम होती है। इस प्रकार जो अच्छे तरीके से एग्रीगेट्स वाले जो सॉइल स्ट्रक्चर होंगे उसमें पोर स्पेस आपका ज़्यादा होगा कंपेयर टू ऐसा स्ट्रक्चर जो कि क्या है, कॉम्पैक्ट है या फिर जिसमें सिंगल ग्रेन आपका बनता है। जिसमें कई ग्रेन्स आपके बन रहे हैं उसमें क्या होगा, आपका पोर स्पेस ज़्यादा होगा, और जिसमें सिंगल लार्जर ग्रेन बन रहा है उसमें आपका पोर स्पेस कम होगा। फिर दूसरा पोर्शन आता है आपका सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सॉइल सेपरेट्स। तो भाई सैंडी जिसमें आपका सैंड ज़्यादा रहेगा उसमें आपका पोर स्पेस कम रहेगा, जबकि यदि क्ले है तो पोर स्पेस उसके इसमें अधिक रहेगा। इन सैंडी सॉइल्स द टोटल पोर स्पेस इज स्मॉल। हालांकि आपको ऐसा दिखाई देगा कि बाहर की संरचना में पोर स्पेस आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्ले सॉइल में क्या होता है कि आपको वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर पूरा एक तरह का कैपिलरी एक्शन के थ्रू एक ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा एक टैंक टाइप का निर्माण होता है जिसमें पानी आपका ज़्यादा मात्रा में होता है। तो सैंडी सॉइल में एक तरह से पोर स्पेस क्या होता है, कम होता है। जबकि फाइन टेक्सचर्ड सॉइल में या क्ले सॉइल या फिर क्लेलो में उसमें पोर स्पेस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना, और इसीलिए पॉसिबिलिटी ऑफ मोर ग्रेनुलेशन इन क्ले सॉइल। फिर तीसरा जो आता है आपका डेप्थ ऑफ सॉइल। तो डेप्थ ऑफ सॉइल का मतलब यह है कि जितना हम अंदर की ओर जाएंगे तो पोरोसिटी जो है वो आपका वो डिक्रीज़ होता जाएगा। मतलब सॉइल लेयर में जो वर्टिकली हम नीचे की ओर जाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि कॉम्पैक्टनेस जो है वो बढ़ने की वजह से उसमें पोरोसिटी कम होता जाएगा, क्योंकि भाई ऊपर के लेयर का भी क्या है, नीचे की तरफ दबाव पड़ेगा, तो दबाव होने से क्या होगा कि पोरोसिटी कम होगी। और दूसरा एक और कारण हो सकता है कि आपका जो सॉइल के जो वो जोन जहाँ पे प्लांट्स के रूट्स वगैरह होते हैं, तो भाई प्लांट के रूट्स वगैरह ऊपर के जोन में होते हैं, है ना, तो नीचे के जोन तक वो नहीं पहुँच पाते। तो रूट्स वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपका मूवमेंट करते हैं उसके वजह से भी पोरोसिटी क्रिएट होती है, जो कि लोअर लेवल पे आपका क्रिएट नहीं होती। तो इस तरह से नीचे का जो सॉइल होता है वहाँ डेप्थ ऑफ सॉइल आपका उसमें उतना ज़्यादा पोरोसिटी आपका नहीं पाया जाएगा, जबकि ऊपर की सॉइल में आपकी पोरोसिटी ज़्यादा पाई जाएगी। सर नेक्स्ट। फिर आता है आपका ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जितना भी ज़्यादा आप सॉइल में डालते हैं या फिर उसमें इंग्रेड करते हैं, तो ऐसे केस में क्या है कि पोरोसिटी जो है आपकी इंक्रीज़ करती है। मतलब ऐसे लगा लीजिए कि जिस सॉइल में जितना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उसकी पोरोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और चूँकि पोरोसिटी ज़्यादा होने से आपका सॉइल का हेल्थ अच्छा होता है और सॉइल अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक मैटर वाला जो सॉइल इसी वजह से अच्छा भी माना जाता है। तो सॉइल कंटेनिंग हाई ऑर्गेनिक मैटर possesses हाई पोरोसिटी बिकॉज ऑफ वेल एग्रीगेट फॉर्मेशन। और उसका कारण यह है कि जो एग्रीगेट का जो फॉर्मेशन होता है सॉइल एग्रीगेट का, वो बहुत अच्छे से इसमें होता है। फिर आपका फिफ्थ है आपका मैक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवर्म हो गए, रोडेंट्स हो गए एंड इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, ये भी क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर के पोर्स को बढ़ाते हैं या फिर इंक्रीज करते हैं। हालांकि ये केवल मैक्रो पोर्स को सॉइल के अंदर का इंक्रीज करते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका
क्रॉपिंग जो है, इंटेंसिव क्रॉपिंग यदि लेते हैं आप या सघन खेती लेते हैं तो उस केस में क्या है, पोरोसिटी जो है आपकी डिक्रीज होती है। मतलब लगातार आप क्रॉप लेते जाते हैं या क्रॉप प्रोडक्शन लगातार करते जाते हैं तो उस केस में आपकी जो पोरोसिटी जो है वो आपकी डिक्रीज होती जाती है। और जबकि यदि आप गैप में देके यदि क्रॉप ले रहे हैं तो ऐसे केसेस में पोरोसिटी आपकी इंक्रीज होगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन टेंड्स टू लोअर द पोरोसिटी ऑफ सॉइल एज कंपेयर टू फेलो सॉइल्स। फेलो सॉइल्स मतलब जो आपका परती भूमि है, परती भूमि में आपका पोरोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। द डिक्रीज इन पोरोसिटी मे बी ड्यू टू रिडक्शन इन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। अब इसका कारण यहाँ पे बताया है कि भाई आपका इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन में पोरोसिटी डिक्रीज क्यों होती है। तो उसका कारण ऐसा हो सकता है कि भाई जब इंटेंसिव कल्टीवेशन कर रहे हो तो भाई ऑर्गेनिक जो मैटर है वो ऑर्गेनिक मैटर आपका तेज़ी से फेडअप होगा, ऑर्गेनिक मैटर आपका तेज़ी से फेडअप होगा। तो तेज़ी से फेडअप होने की वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो पोरोसिटी है वो आपकी डिक्रीज, भाई ऑर्गेनिक मैटर कम हुआ तो आपकी पोरोसिटी भी डिक्रीज होगी। फिर आता है आपका पडलिंग। पडलिंग ये स्पेसिफिक सिचुएशन है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि पडलिंग के थ्रू अपन जो राइस हम उसमें प्रोड्यूस करते हैं तो पडलिंग करने से भी आपका पोरोसिटी डिक्रीज होता है, क्योंकि सॉइल जो है कॉम्पैक्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से आपका उसमें पोरोसिटी कम पाई जाती है। तो ड्यू टू पडलिंग अंडर सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर द सॉइल सरफेस लेयर इज मेड डेंस। जो सरफेस लेयर है आपका डेंस हो जाता है या कॉम्पैक्ट हो जाता है ना। इवेंचुअली द पोरोसिटी ऑफ दिस सरफेस सॉइल इज रिड्यूस्ड बाय द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मडी सरफेस मटीरियल। तो ये जो है ये इतने पॉइंट्स हैं जो कि सॉइल के पोरोसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सॉइल के फैक्टर अफेक्टिंग पोरोसिटी में ये ज़रूरी है क्योंकि सॉइल का ये ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जो और कई जो प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो केमिकल हो चाहे फिजिकल हो, उसको काफ़ी हद तक क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसमें हमको यह अध्ययन करना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि सॉइल पोरोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सर नेक्स्ट फिर आता है आपका पोरोसिटी भी आपका सॉइल वाटर से संबंधित हुआ, अब नहीं सॉइल एयर से संबंधित हुआ। अब आता है आपका सॉइल वाटर। तो सॉइल वाटर जो है, जो सॉइल वाटर इज द टर्म फॉर वाटर फाउंड इन नेचुरली ऑकरिंग सॉइल। सॉइल में नेचुरली जो आपका वाटर जो मिलता है ना, उसी को अपन सॉइल वाटर कहते हैं। अब बेसिक तौर पर 3 टाइप के सॉइल वाटर मृदा में पाए जाते हैं। तो पहला हुआ आपका ग्रेविटेशनल वाटर, दूसरा आपका कैपिलरी वाटर और तीसरा आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो इसमें यह समझिए कि ग्रेविटेशनल वाटर वो है जो कि मृदा में देने पर वो सीधे वाटर टेबल में तेज़ी से चला जाता है और प्लांट इसका उपयोग नहीं कर पाता, जबकि हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो है जो मृदा के कणों से इतना तेज़ी से चिपका होता है कि प्लांट उसको खींचने में उस वाटर को असमर्थ होता है। तो इसका भी वाटर प्लांट इस वाटर का भी, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का भी उपयोग नहीं कर पाता और आपका ग्रेविटेशनल वाटर इसका भी उपयोग नहीं कर पाता। तो एक तीसरा जो होता है आपका कैपिलरी वाटर, जो मृदा के जो कैपिलरी में जो वाटर आपका मौजूद होता है, तो वो आपका एक तरह से कहना चाहिए कि वाटर टेबल पे भी नहीं जाता, मतलब तेज़ी से वो निक्षालन होके या इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू नीचे भी नहीं जाता, और सॉइल भी उसको बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करके या फोर्सली जो है बाइंड करके नहीं रखती। तो यही वाटर जो है कैपिलरी वाटर, ही एक ऐसा वाटर है जो प्लांट को अवेलेबल होता है। तो आपको एग्जाम में यदि पूछता है कि वो टाइप ऑफ वाटर या सॉइल वाटर जो कि प्लांट को अवेलेबल होता है, तो कैपिलरी वाटर आपका अवेलेबल होता है, जबकि ग्रेविटेशनल वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर इसके बारे में पूछ सकता है कि ये वाटर प्लांट को अवेलेबल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसमें आपका क्लियर कट आंसर होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल वाटर भी प्लांट को अवेलेबल नहीं होता और हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी प्लांट को अवेलेबल नहीं होता। सर नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल वाटर इज फ्री वाटर मूविंग थ्रू सॉइल बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऐसा वाटर जिसमें ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव हो और वो ग्रेविटी के मूवमेंट के, ग्रेविटी के फोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो मूवमेंट करता रहे, वो आपका ग्रेविटेशनल वाटर कहलाता है। जैसे यहाँ पे 3 टाइप का वाटर दिखाया गया है। ये केमिकल कंबाइंड वाटर जिसको अपन हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोल रहे हैं, और ये आपका कैपिलरी वाटर हो गया, सॉरी ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया, और ये केमिकल कंबाइंड वाटर तो ऐसा वाटर होता है जिसको हम किसी भी हालत में सॉइल से अलग नहीं कर सकते। तो ये प्लांट को कभी किसी हालत में नहीं मिल सकता, तो अपन इसको स्टडी में ये नहीं करते। 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो कि सॉइल के चारों तरफ चिपका हुआ है,
और कैपिलरी वाटर जो कि इसकी जो बीच में जो कैपिलरी बनी है उसमें आपका सिचुएटेड है, और आपका ग्रेविटेशनल वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर का वेट इतना होता है कि वो ग्रेविटी के इफेक्ट में आपका गति करता है और वो जाके सीधे वाटर टेबल से जाकर मिल जाता है। तो बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल वाटर वर्क्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट इज़ लार्जली फाउंड इन द मैक्रोस्पोर ऑफ द सॉइल। ये इस तरह का वाटर मैक्रोस्पोर में पाया जाएगा, माइक्रोस्पोर में इस तरह का वाटर नहीं पाया जाता। तो इट इज़ लार्जली फाउंड इन द मैक्रोस्पोर ऑफ द सॉइल एंड वेरी लिटिल ग्रेविटेशनल वाटर इज अवेलेबल टू प्लांट। वेरी लिटिल इसलिए बोल रहा है कि जब तक ये वाटर इस जगह पे है और प्लांट ने इसका उपयोग कर लिया तब तो कर लिया, लेकिन जैसे ही क्या है थोड़ा सा टाइम बीतता जाएगा तो ये पूरा ग्रेविटी के इफेक्ट में आके वहाँ से खाली हो जाता है, मैक्रोस्पोर से खाली हो जाता है, तब उसका प्लांट उपयोग नहीं कर सकता। तो वेरी लिटिल ग्रेविटेशनल वाटर इज अवेलेबल टू प्लांट एज इट ड्रेन्स रैपिडली डाउन द वाटर टेबल इन ऑल एक्सेप्ट द मोस्ट कॉम्पैक्ट ऑफ सॉइल। तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट जहाँ पे सॉइल होती है केवल वहीं पे इसका मूवमेंट नहीं हो पाता, जो कि बहुत रेयर कंडीशन में होता है ना। तो ज़्यादातर जो वाटर है ये जाकर वाटर टेबल में मिल जाता है, तो ये प्लांट को अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट, फिर दूसरा आता है आपका कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर एक ऐसा वाटर है जो कि प्लांट को एक्चुअल में मिलता है। प्लांट जो रूट्स के माध्यम से जो पौधों का उपयोग करता है और जो जाइलम के माध्यम से पानी को अलग अलग पार्ट में पहुंचाता है, तो वो केवल कैपिलरी वाटर के माध्यम से हो सकता है। अब कैपिलरी वाटर का मतलब ये है कि सॉइल के अंदर पतले पतले नलिका के आकार की कैपिलरी होती है और उसमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होता है कि वाटर वहाँ पे रिटेन होता है। मतलब सरफेस टेंशन और आपका एडहेसिव और फोर्स की वजह से क्या होता है कि वो जो नलिका है वो क्या करता है कि पानी को रोक कर रखता है। आपने ध्यान दिया होगा किसी पतली नलिका में, यदि मोटी नलिका में आपने पानी को डाला तो वो सीधे क्या होता है, निकल जाता है। लेकिन बेहद ही पतली नलिका में यदि आपने पानी को डाला तो वो पानी क्या होता है कि आपका उस नलिका से निकल के नहीं जा पाता। तो वहाँ पे क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है जो कि एडहेसिव फोर्स की वजह से काम करता है। तो वो चीज़ क्या है, वो पानी को नीचे नहीं जाने देता। मतलब उसमें वो नलिका के जो परत जो है और पानी, उनके बीच के अणु एक दूसरे को ऐसे टाइटली बाइंड कर लेते हैं कि वो नीचे मूवमेंट नहीं करता। तो कैपिलरी वाटर इज वाटर हेल्ड इन द माइक्रोस्पोर। हाँ, एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटेशनल वाटर आपका मैक्रोस्पोर में होता है, जबकि कैपिलरी वाटर हमेशा माइक्रोस्पोर में पाया जाएगा या कैपिलरी पोर में पाया जाएगा ऑफ द सॉइल एंड इज द वाटर दैट कंपोजेस द सॉइल सोल्यूशन। मतलब सॉइल सोल्यूशन जो है, सॉइल सोल्यूशन में जो वाटर होता है वो कैपिलरी वाटर ही होता है। फिर कैपिलरी वाटर इज हेल्ड इन द सॉइल बिकॉज द सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी। अब कौन कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से कैपिलरी वाटर आपका इसमें होता है, तो ये आपके कोहिजन, मैं इसको भूल रहा था, कोहिजन और एडिजन, आसंजक और ससंजक जो बल है, ये दोनों मिलके एक तरह का इसमें सरफेस टेंशन के माध्यम से उसको रिटेन करके रखते हैं। आप द सॉइल माइक्रोस्पोर आर स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेविटी का फोर्स आपका, ग्रेविटी फोर्स तब भी लगता है लेकिन इनके बीच का कैपिलरी एक्शन की वजह से वो फोर्स आपका कम इफेक्टिव हो जाता है और ये फोर्स आपका ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या है, वाटर को रिटेन करके रखने की कैपेबिलिटी कैपिलरीज में प्रोड्यूस हो जाती है, पैदा हो जाती है। However, as the soil dries out, the pore size increases and gravity starts to turn capillary water into gravitational water and it moves down. Capillary water is the main water that is available to plant as it is trapped in the soil solution right next to the root of the plants. फिर आपका आता है तीसरा और लास्ट इसका पोर्शन है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर ऐसा वाटर होता है जो ये सॉइल पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स के रूप में, लेयर के रूप में होता है। और इसमें क्या होता है कि सॉइल पार्टिकल्स इसके अंदर इतना फोर्स क्रिएट करके रखती हैं कि रूट्स जो है, प्लांट का जो रूट्स है, मान लो यहाँ पे अपन ने एक प्लांट अपन ने इसको किया बनाया, तो सॉइल का रूट जो है ये, मतलब सॉइल जो है इस वाटर को इतना टाइटली जो है अपने अंदर पजेस करके रखती है कि रूट जो है इस वाटर को प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी प्लांट को अवेलेबल नहीं होता।
मतलब इसकी भी पोजीशन आपकी क्या है, ग्रेविटेशनल वाटर जैसी है, बस फोर्स जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे ये फोर्स है कि सॉइल इसको खींच के रखा है, जबकि ग्रेविटेशनल केस में क्या था, ग्रेविटी वहाँ पे फोर्स थी। लेकिन दोनों केस में जो रिजल्ट है आपका, जो इफेक्ट है, फोर्स अलग अलग है, लेकिन इफेक्ट दोनों का एक ही टाइप आता है कि प्लांट को वाटर जो है अवेलेबल नहीं होता। तो ना तो ग्रेविटेशनल वाटर और ना ही हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लांट को अवेलेबल होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर फॉर्म्स एज अ वेरी थिन फिल्म सराउंडिंग सॉइल पार्टिकल्स एंड इज जनरली नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। ये एक थिन फिल्म की तरह से होता है जो कि सॉइल पार्टिकल्स को क्या करता है, सराउंड करके रखता है, और ये क्या होता है कि आपका नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, ये प्लांट को अवेलेबल नहीं होता। ये दो चीज़ है जो महत्वपूर्ण है। दिस टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज बाउंड सो टाइटली टू द सॉइल बाय एडिशन प्रॉपर्टी दैट वेरी लिटिल इट कैन बी टेकन अप बाय प्लांट रूट्स। मतलब इनके बीच में आपका एडिशन का फोर्स लगता है। जैसे आप जानते हैं सेम मटेरियल के बीच में आपका कोहेजन हो गया और अलग अलग मटेरियल के बीच में एडिशन का फोर्स लगता है। तो भाई ये क्या है, ये आपका वाटर का पार्टिकल है, ये एक अलग मटेरियल हो गया, और ये आपका सॉइल का पार्टिकल है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका इसी एडिशन फोर्स लगता है या एडिशन प्रॉपर्टी लगता है। दैट वेरी लिटिल इट कैन बी टेकन अप बाय plant roots. Since hygroscopic water is found on the soil particles and not in the pores. अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पोर्स हैं ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर पोर्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं, चाहे वो माइक्रोस्पोर हो चाहे मैक्रोस्पोर हो। ग्रेविटेशनल वाटर मैक्रोस्पोर में पाया जाएगा और आपका जो कैपिलरी वाटर है वो आपका माइक्रोस्पोर में पाया जाएगा। लेकिन ये जो वाटर है ये आपके सॉइल के ऊपर पाए जाएंगे, ये ना तो माइक्रोस्पोर में पाया जाएगा ना तो मैक्रोस्पोर में पाया जाएगा। सिंस द हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज फाउंड ऑन द सॉइल पार्टिकल एंड नॉट इन द पोर्स, सर्टेन टाइप ऑफ सॉइल विथ फ्यू पोर्स, जैसे क्ले हो गया, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्ले हो गया, विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ इट। तो सिंपल सी बात है कि क्ले जैसी सॉइल में, क्योंकि उसका सरफेस एरिया भी आपका ज़्यादा होता है, तो उसमें इसका परसेंटेज आपका ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से सॉइल वाटर भी इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसका हमने स्टडी किया। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है सॉइल का, अपन उसका स्टडी करेंगे।